कल रात को पेट्रोल 321 रुपए था और आज सुबह जब आप सोकर उठे तो वही पेट्रोल 458 रुपए हो गया है। डीजल 520 रुपए और एक रात में इतना कुछ हो गया। और ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, एग्जैक्टली समझते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब पेट्रोल महंगा होता है तब आटा महंगा हो जाता है क्योंकि व्हीट का ट्रक डीजल से चलता है। जब गोश्त महंगा होता है तो वो गोश्त महंगा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गी का दाना ट्रांसपोर्ट होता है। सब्जी महंगी हो जाती है क्योंकि कोयटा से कराची सब्जी ट्रक के जरिए आती है। स्कूल बस का किराया बढ़ जाता है, रक्षा महंगा हो जाता है, कोरियर महंगा हो जाता है, डिलीवरी राइडर का खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके क्लिनिक का रेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस महंगी हो जाएगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी साइट की मटेरियल कॉस्ट महंगी हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जिस बस में बैठकर जाते हैं उसका किराया बढ़ जाएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जो दूध वाला आपके घर रोज सुबह दूध डिलीवर करता है, वो अगले दिन आकर आपको नया निर्खनामा देकर चला जाएगा। अगर आप वर्कर हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहेगा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। पाकिस्तान में कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, आज से 137 रुपए लीटर का इजाफा आपकी जिंदगियों में घुसा दिया गया है और अब इससे बचना नामुमकिन है। ये पाकिस्तान की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे पेट्रोल इंक्रीज है। एक दिन में 137 रुपए पर लीटर, अनप्रेसिडेंटेड। आपको तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जब मैं आपसे ये सब बात कर रहा हूं, बाहर लिटरली क्यूज लगी हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने अनाउंस किया है कि कंट्री वाइड एजिटेशन होगी। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। और किसी हद तक उनका यह गुस्सा जायज बनता भी है, लेकिन गुस्सा करने से पहले एक मिनट के लिए रुकते हैं और जरा ये सोचते हैं कि जो कुछ आपकी और मेरी दुनिया के साथ हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है? क्या अगर ये जंग रुक जाए, अमेरिका और इस्राइल ईरान पर हमला करने से बाज आ जाएं, तो आपको लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी? क्या अगले हफ्ते जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये एक आग है और इस आग को हमने खुद 70 सालों में अपने हाथ से तैयार किया है। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ एक माचिस की तीली है, इसके अलावा कुछ नहीं। असल सवाल यह है कि हमने अपने इस घर को, अपने इस प्यारे पाकिस्तान को टूटे फूटे तरीके से एक लैक ऑफ विजन के साथ क्यों बनाया है। इसके लिए हमें वॉर का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा और जब हम वॉर का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो उसकी कहानी भी समझनी पड़ेगी। और ये कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 को। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पतला सा दरियाई रास्ता है जो ईरान और ओमान के दरमियान में मौजूद है और वो इतना चौड़ा नहीं है जितनी आपकी इमेजिनेशन है। और इस एक रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरेबिया का ऑयल, यूएई का ऑयल, कतर की एलएनजी, सब कुछ इसी रास्ते से आता है। ईरान ने अब वो रास्ता बंद कर दिया है और दुनिया की एनर्जी सप्लाई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का 80% यहां से तेल आता है। हमारा इंपोर्ट का यही रास्ता है जो कि ज्यादातर सऊदी अरेबिया से और यूएई से है और ये रास्ता अब बंद है। और जैसे ही ये रास्ता बंद होता है, पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकोनॉमी का गला बंद हो जाता है। 6 मार्च को इस जंग को लेकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर तब्दीली आती है और 6 मार्च 2026 को एक ही रात के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल 266 रुपए से 321 रुपए चला जाता है, यानी 55 रुपए फी लीटर का इजाफा एक ही रात में। और ये एक ही वक्त में होने वाले पाकिस्तान में सबसे बड़े इजाफे में शुमार किया जाता है।
और फिर पेट्रोल पंप डीलर्स ने पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की कॉल दे दी। ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने फेयर बढ़ाने की धमकी दे दी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 20 केजी का एक थैला आटे का 2550 से 2700 पर चला गया, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। यही आटा पंजाब में 1800 रुपए में है और केपी में 2700 रुपए पे। और फिर कल 3 अप्रैल एक और बॉम्ब गिरता है और 137 रुपए पर लीटर इजाफा कर दिया जाता है। एक ही दिन में पेट्रोल अब 458 पर है और डीजल 520 रुपए पर। अब यहां पर आपको मैं कुछ कॉन्क्रीट फैक्ट्स बता रहा हूं और ये नंबर्स हवा में नहीं है। एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली जिसकी मंथली ग्रोसरी बिल तकरीबन 25,000 रुपए हो, अगले 3 महीने में उसका ग्रोसरी बिल 32,000 से 35,000 के दरमियान होगा और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई कॉस्ट की वजह से। यानी रिक्शा और चिंची जो अगर आप 30 रुपए में लेते थे, अब उसका किराया 50 से 60 रुपए के दरमियान होगा और ऊबर और करीम का सर्ज प्राइसिंग वो अलग से, वो इसके ऊपर एडअप होती है। स्कूल वैन अगर आप महीने में 3,000 रुपए देते थे, अब आपको 4,500 रुपए देने पड़ेंगे और वो डिलीवरी जो आपके घर शायद 2,000 रुपए में आती थी, अब आप एक्सपेक्ट करें कि उसकी कॉस्ट 2,800 से 3,000 हो जाएगी। जो इंसान रफली 40,000 रुपए महीना कमाता हो, वो टेक्निकली पहले से ही टाइट था। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका खाना, उसकी बेसिक यूटिलिटीज, अगर इन सब को कंबाइन करें, उसको 8,000 से 10,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अब ये 8 से 10,000 को बड़ी चीज लगती नहीं है, लेकिन जरा ये जहन में रखें कि वो पहले ही 40,000 रुपए कमाता है। एक चीज जो आपने फिर भी जहन में रखनी है कि आप इस 40,000 रुपए कमाने वाले से जिंदगी में कोई भी सवाल फिर भी पूछ लें, एक सवाल आपने नहीं करना कि सेविंग्स होती क्या है। अगर वो इंसान 70,000 रुपए कमाता है तो वो सोचेगा कि शायद वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन बच्चों की फीस, रिश्तेदारों का खर्चा और अपकमिंग ईद के एक्सपेंडिचर, ये सब एक साथ आने वाला है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये परचेसिंग पावर का वो खात्मा है जिससे मिडिल क्लास हमेशा नीचे जाती है और जो पहले से गरीब हो वो गरीब से गरीब तर हो जाता है। मेरा दर्द यह है कि जो मुफलिसी होती है ना, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है और पहले ही इंसान जो प्रेशर में हो, जिसके घर की इकोनॉमी चल ना रही हो, वो इंसान प्रेशर बेस्ड डिसीजंस लेता है और जब इंसान प्रेशर में डिसीजंस लेता है वो कभी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके हाल पर रहम करे और इस इकोनॉमी में और इस कर्टेलिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने और अपने घर वालों को बचा सके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल समझते हैं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या पूरी दुनिया जंग में जाएगी। मेरा उस पर रिस्पांस बहुत सिंपल है कि वर्ल्ड वॉर और किसे कहते हैं। वर्ल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू आर इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जंग का काम होता क्या? जंग का काम होता है तबाही, और ये तबाही सिर्फ दुनिया में ड्रोन्स की सूरत में या बॉम्ब्स की सूरत में या मिसाइल्स की सूरत में नहीं आती। तबाही ऑलरेडी हो रही है और ये आपके घर तक पहुंच चुकी है, आपके पेट्रोल पंप तक पहुंच चुकी है, आपके बैंक अकाउंट में शामिल हो चुकी है। जंग या वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब ये नहीं है कि मिसाइल गिरेंगे तो जंग होगी। आप ऑलरेडी हालत जंग में हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से लड़ रहे हैं, सप्लाई चेन से लड़ रहे हैं, करेंसी वॉर के डिवैल्यू होने से लड़ रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स बैन होने से लड़ रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया है और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन रुक चुकी है। स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऑयल 105 रुपए पर बैरल पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 137 रुपए का इजाफा किया जाता है। दुबई में ईरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए हैं। बगदाद में यूएस एम्बेसी ने 48 घंटे का टेरर अलर्ट जारी किया है और लेबनान के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर 50 लोग मारे जा चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी दुनिया के सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो कहते क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने प्राइम टाइम स्पीच में कहा है कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग। ये कौन कह रहा है? ये यूएस प्रेसिडेंट है, दुनिया के सुपर पावर का प्रेसिडेंट है और वो एट द सेम टाइम ये बात कर रहे हैं और एट द सेम टाइम निगोशिएशंस के लिए तड़प रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया है और कहा है कि स्टोन एज में तो पेट्रोल पंप नहीं होते हैं, तो स्टोन एज में तेल नहीं होता है, तो फिर मिडिल ईस्ट से
तेल निकालने के बारे में भूल जाएं। यानी मतलब क्या है? अब्बास अरागची के इस बयान का मतलब यह है, और वो कहना यह चाह रहे हैं कि अगर तुम हमें स्टोन एज में भेजने की बात करोगे या कोशिश भी करोगे तो पूरी दुनिया स्टोन एज में जाएगी, क्योंकि दुनिया का पेट्रोल यहां से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, ये वॉर सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग नहीं है। ये वॉर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप तक पहुंच चुकी है, आपके घर के किचन तक पहुंच चुकी है। और इस तरह की वॉर में रेजीम चेंज होती है हमेशा। जब लोग रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमतों की हुकूमतें गिर जाती हैं। तुनीजिया में यही हुआ, इजिप्ट में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ। मिसाइल्स ने नहीं, महंगाई ने हुकूमतें गिरा दी। और पाकिस्तान में अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, और ये अभी शुरुआत है। अब आपने ये देखा होगा कि हुकूमत ने जब से पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर, तब आपको नए नए फरमूदात सुनने को मिल रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, कीमत बढ़ाना क्यों जरूरी था। ये मेरा मानना है कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लैला नजर आता है। अब यहां पर क्विकली समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए 3 pronged अप्रोच ये क्या यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मसाइल के 4 हल थे क्या। पहले ही समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान प्रोटेस्ट पर जा रहा है। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने ऑलरेडी नेशन वाइड एजिटेशन की कॉल दे दी है, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और पेट्रोल पंप की एसोसिएशन ऑलरेडी मार्च के शुरू में स्ट्राइक की कॉल दे बैठी है। अब सवाल यह है कि इन सबका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन गुस्से से मसलों का हल नहीं निकलता। ये डिजीज के ऊपर, एक सिम्टम के ऊपर रिएक्शन तो होता है, लेकिन डिजीज का हल नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए, तो जिस हॉस्पिटल ने, जिस लैब ने या जिस क्लिनिक ने डायग्नोस किया है, आप उसके शीशे तोड़ दें। पर प्रॉब्लम यह है कि उससे आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, बीमारी का इलाज नहीं होगा। और बीमारी का इलाज करने के लिए हुकूमत की अप्रोच क्या थी? हुकूमत ने 129 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज दी हैं 3 हफ्ते में, वो भी कोई हल नहीं है। और हुकूमत ने खुद कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने खुद ये कहा है कि ये फाइनेंशियली फीजिबल ही नहीं है। तो फिर इतने सारे रुपए आएंगे कहां से जो सब्सिडी में दिए गए? कहां से आएंगे? आपके और मेरे खून पसीने से आएंगे। अब इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने दूसरी अप्रोच क्या अपनाई है? वो दूसरी अप्रोच ये है कि पीएसडीपी के पैसे काट दिए जाएं, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिससे इस मुल्क की डेवलपमेंट होती है। यानी 100 अरब रुपए इन्होंने सीधे सीधे काट दिए हैं 1 ट्रिलियन से, यानी 900 बिलियन रखा है और 10% का झटका दे दिया है। एनएचए के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 22 बिलियन काट दिए, वाटर सेक्टर के 13 बिलियन काट दिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, सबके ऊपर कट लग गए। ये ना सिर्फ वक्त की बर्बादी है, ये मुल्क का नुकसान अलग है। कैसे? जरा इसको समझते हैं कि जब भी पीएसडीपी का काम होता है, ये डेवलपमेंट का फंड है जो आपको आज खर्च करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपको कल मजीद ज्यादा पैसे डालकर खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर आप दासू डैम पर काम कर रहे हैं और दासू डैम पर काम करने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए, आज आप डेवलपमेंट रोक लेते हैं, वो पैसा आप सब्सिडी में डाल देते हैं, तो अगले साल आपने फिर भी डेवलपमेंट तो करनी है। तब आपको 100 रुपए जो आज देने थे, अगले साल आपको 150 रुपए उसकी कॉस्ट आती है। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन हिट कर जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने ये पैसा जो बचाया है, ये डबल नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल का कहना है कि पीएसडीपी इजीएस्ट प्रे बन चुका है। जब दिल करे हुकूमत इसमें से पैसे काट दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि हमें कोई और ऑप्शन ज्यादा कबूल है। ये भी मसले का हल नहीं है। अब जरा क्विकली समझते हैं कि इसका तीसरा हल, यानी इन्फ्लेशन ट्रैप। और ये इन्फ्लेशन ट्रैप सब्सिडी का वो एंगल है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है, नतीजे में हर चीज को आग लग जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उस महंगी हुई चीज के ऊपर भी जीएसटी तो लगना है। आज एक चीज 100 रुपए की है, उसके ऊपर 17% जीएसटी लगता है। कल वही 100 रुपए की चीज 150 की हो जाती है, तो हुकूमत को तो 17% जीएसटी फिर भी मिलना है। हुकूमत को ऑटोमेटिकली ज्यादा रेवेन्यू मिलता है इन्फ्लेशन हिट होने की वजह से। तो एक तरफ तो सरकार सब्सिडी दे रही है और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन से ऑटोमेटिकली अपना रेवेन्यू बढ़ाती है। तो पिसा कौन? पिसा आम आदमी।
अब क्विकली समझते हैं कि इन सारे मसाइल का हल था क्या, जिस तरफ ना कोई तवज्जो देता है ना उसकी तरफ कोई बात करने की कोशिश करता है और बार बार आपको एक ही ट्रैप में लगा दिया जाता है। पहला सॉल्यूशन जो सारे मसले का था वो था हमारी सप्लाई लाइन। पाकिस्तान ने कभी अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई नहीं किया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, अमेरिका ने प्रेशर दिया, प्रोजेक्ट बंद कर दिया। आज वो पाइपलाइन सस्ती गैस दे रही होती, रशिया से डील हो सकती थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर में तेल सस्ता हो गया था, हमने रशिया से सीधा डील करने में हेजिटेशन की। हमने एक ही बास्केट के अंदर अपना सब कुछ झोंक दिया और वो बास्केट थी गल्फ की बास्केट, और फाइनली वो बास्केट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से बंद हो गई। दूसरा सॉल्यूशन जो हमारी निगाहों के सामने था पर हमने कभी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, दैट इज ऑयल एक्सप्लोरेशन। पाकिस्तान ने कभी भी ऑयल एक्सप्लोर करने को सीरियसली लिया ही नहीं है और कभी अपनी जमीन को खोदने की कोशिश नहीं की। बलूचिस्तान के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 9 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व मौजूद है, शायद इससे भी ज्यादा है, पर हमने कभी उसको सीरियसली एक्सप्लोर किया ही नहीं है क्योंकि गल्फ से मंगवाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सियासी मसाइल हैं। उन मसाइल में कौन उलझे, क्योंकि हर गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन की हद तक सोचती है, एक्सप्लोरेशन तक नहीं सोचती। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो तीसरा एलिमेंट है सोलर। अब सोलर पूरे मुल्क में हो रहा है। पाकिस्तान में आज 50% से ज्यादा कंज्यूमर लेवल सोलर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर हो रही है, और ये एक इनक्रेडिबल नंबर है। लोग अपने घरों की छतों पर पैनल लगवा रहे हैं, लेकिन ये नेशनल ग्रिड में नहीं जा रहा at the scale that Pakistan would want to। ये उस घर की इन्वेस्टमेंट है जिसने उस सोलर पर पैसे लगाए हैं। हुकूमत इसका क्रेडिट तो लेना चाहती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये लोगों ने नेशनल विजन में नहीं लगाए थे, ये बेचारे लोगों की मजबूरियां थी और उसका पहला बेनिफिट उन्हीं के घर को होता है। ये नेशनल लेवल पर या नेशनल ग्रिड के लेवल पर बनाई हुई पॉलिसी नहीं है। ये कोई ऐसी विजन नहीं है कि सरकार पूरे मुल्क के लिए हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर शिफ्ट कर रही थी। ये लोगों के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इंडिविजुअली उसको हल करने की कोशिश की। सो आज सोलर की वजह से अगर हमारी नेशनल पॉलिसी बनती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। और चौथी और इंपॉर्टेंट एरिया, और यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है, कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बढ़ती हुई तेल की कीमत नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम बाहर होने वाला प्रोटेस्ट नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक मेजर प्रॉब्लम है और वो है पाकिस्तान का सर्कुलर डेट। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 79 ट्रिलियन है। जनवरी 2026 की ये फिगर मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं, 79 ट्रिलियन, यानी सिर्फ एक साल में 7 ट्रिलियन ये हर साल बढ़ जाता है। और डोमेस्टिक डेट जो हम अपने ही सेंट्रल बैंक से लेते हैं वो 56 ट्रिलियन से ज्यादा है। पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है ये वो गोल चक्कर है कि जो विश्व सर्कल कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता जाता है, जिसमें हुकूमत पैसा बिजली की कंपनीज को नहीं देती, बिजली की कंपनीज आईपीपीज को नहीं देती, आईपीपीज फ्यूल नहीं खरीदते, और फिर ब्लैकआउट के ऊपर ब्लैकआउट चलता रहता है। और ये सर्कुलर डेट है जो बढ़ता ही रहता है। ये मुल्क एक ऐसी मशीन है कि जिसमें जिस जगह पर पानी डालना था वहां पर हम कर्जा डालते हैं, और वो कर्जे का सर्कल ऐसा है जिससे सिर्फ कर्जा पैदा होता है और कुछ नहीं। पाकिस्तान के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को बदलना है तो शायद आपको एक ब्रिलियंट एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए, प्लानिंग मिनिस्टर नहीं चाहिए, आपको एक जबरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर, एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट चाहिए। क्योंकि यही हाल जो आज पाकिस्तान का है ये तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का है, जहां पर इकोनॉमी डिटरमिन करती है कि हुकूमत वहां पर रहेगी या हुकूमत वहां पर नहीं रहेगी। जब तक पाकिस्तान अपना फाइनेंशियल सिस्टम ठीक नहीं करता, जब तक पाकिस्तान में बैंक्स लिटरली पैसा बनाते रहेंगे, और बनाने से मुराद लिटरली पैसा बनाना है, ये वो मुल्क है जहां पर करेंसी को क्रिएट करना है, जो वैल्यू को क्रिएट करना है, ये वैल्यू कहां क्रिएट होती है? ये पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स में क्रिएट होती है। और जब तक हम इसका हाथ नहीं रोकेंगे, बोरोइंग को और डेट को क्रिएट करना बंद नहीं करेंगे, ये मसले हल नहीं होंगे। एंड लिटरली इफ समबडी वांट्स टू फिक्स देम, पाकिस्तान के मसाइल लिटरली 6 महीने में हल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए जो शायद हर जगह सही मौजूद
नहीं होती। मैं रिसेंटली टकर कार्लसन को सुन रहा था और उसने अपनी वीडियो में एक बात की जो मेरी तमाम बातों की एग्रीमेंट में ही वो बात है, बट आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्निकली अनाउंस किया है कि अब हम अपना देख रहे हैं, तुम सब अपना अपना देखो। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना है, तुम्हें चाहिए तो खुलवा लो, अमेरिका को जरूरत नहीं है। तो ट्रंप ने खुद ये कहा है, countries of the world that receive oil through Hormuz must take care of that passage. They must cherish it. मतलब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। अब जरा क्विकली ये समझते हैं कि दुनिया का ये सेल्फ प्रोक्लेम सुपर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और कह क्या रहा है, क्योंकि वो कह ये रहा है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हमसे ये प्रॉब्लम हल नहीं होता है। हमने सब कुछ करके देख लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता। और टकर कार्लसन ने बड़ी प्यारी एक डेफिनेशन दिया, एंड आई वांटेड टू शेयर दैट डेफिनेशन विद यू। उसने कहा है कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि कौन कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है। पावर का मतलब यह है कि कौन कितना मसले को रिजॉल्व कर सकता है। बिल्कुल ऐसा समझे कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक कहता है मैं तुम्हें ज्यादा मार सकता हूं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, मैं तुम्हें ज्यादा मार सकता हूं। लेकिन वहां पर माँ बाप बैठे हैं, मान लीजिए बाप बैठा है और बाप कहता है, उन दोनों को डांटता है और चुप कराता है कि कोई किसी को नहीं मारेगा। तो पावर किसके हाथ में हुई? क्या पावर पहले बच्चे के हाथ में हुई या दूसरे बच्चे के हाथ में हुई? पावर उसके हाथ में हुई जिसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अमेरिका से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक सुपर पावर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में जहां कहीं झगड़े होंगे मीडिएशन कराएगा, जंगें होंगी उनको रिजॉल्व करेगा, लड़ाई होगी तो दोनों फरीकैन को टेबल पर लेकर आएगा। लेकिन अमेरिका इस वक्त कर क्या रहा है कि मेरे क्रिएटेड प्रॉब्लम से, मेरी खड़ी की हुई जंग से आज पूरी दुनिया में आग लग चुकी है, लिहाजा इस आग में मैं अपना देखूंगा, तुम लोग अपना देख लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज वो कौन है जो दुनिया को एक टेबल पर लेकर आ रहा है? वो कौन है जो दुनिया पर बम नहीं बरसा रहा? वो कौन है जो दुनिया को सड़क दे रहा है? वो कौन है जो BRI के इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, ट्रेन चला रहा है, लोगों की इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को उठाने की बात कर रहा है? वो कंट्री चाइना है। और अमेरिका में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद टेक्निकली अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है दैट वी आर नो मोर सुपर पावर, और उस वैक्यूम को अब फुलफिल कर रहा है चाइना। अब यहां पर आपको मैं अपनी इस वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं। अब एक काम कीजिएगा, जो कुछ मुल्क में चल रहा है जरा ये वीडियो दोबारा जाकर देखिएगा और फिर देखिएगा कि क्या एग्जैक्टली यही ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हो रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड दुनिया में क्या होने वाला है? लगता यह है, एनालिसिस ये कहता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा हो जाएगा। 80,000 का टिकट अब आपको 1.5 लाख का, 1,30,000 का कॉस्ट करेगा और दुनिया ट्रैवलिंग को एक लग्जरी बना देगी। वर्क फ्रॉम होम बड़ी स्पीड में शुरू हो जाएगा और सरकार के लेवल पर ऑलरेडी 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। और जब शहरों की बात करें तो शहरों में फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, लिहाजा लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली जो दुनिया की फैक्ट्रीज हैं, पाकिस्तान के छोटे सरमायाकार हैं, छोटे कारखाने हैं, ये बंद होना शुरू हो जाएंगे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी इवेंचुअली दुनिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब जाएगी और डी इंडस्ट्रियलाइज जब दुनिया होगी तो दुनिया शहरों को छोड़कर गांवों का रुख करेगी और जब गांव का रुख करेगी तो दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की पॉलिसीज, दुनिया की सियासत एक बार फिर बदल कर रह जाएगी। मुझे डर यह है कि सबके अंदर जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास और पाकिस्तान का लोअर मिडिल क्लास है, ये तबका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब के हाल पर रहम करे। अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जबरदस्त, मजीद सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ तवज्जो दें, अपने फूड को सिक्योर करने की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अभी ये जो क्राइसिस इस मुल्क में चल रहा है ये आखिरी क्राइसिस नहीं है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो होना बाकी है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। यहां जो फूल खिले
वो खिला रहे बरसों, यहां खिजां को भटकने की भी मजाल ना हो।